टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है कांस्य पदक। इसके पश्चात इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का 6ठा पदक था। पूनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कांस्य पदक मैच में कजाकिस्तान देश के दौलेट नियाज बेवोक को हराया। भारत ने इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में 2 रजत 3 कांस्य पदक जीते थे। वे मीराबाई चानू और रवि दहिया, इन दोनों ने रजत पदक जीता और पीवी सिंधु, लवलिनी बोरगोहेन और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। वह निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के पश्चात, यानी कि जो अभिनव बिंद्रा है उन्होंने 2008 में बीजिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। तो अभिनव बिंद्रा के पश्चात नीरज चोपड़ा भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बन गए हैं। नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर के साथ सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ चेक गणराज्य के जैकब वेडलेज 86.67 मीटर उन्होंने भाला फेंका था। तो नीरज चोपड़ा उनसे आगे रहे। वह स्वतंत्र भारत के एथलेटिक, इस एथलेटिक में वो ट्रैक एंड फील्ड कहलाते हैं। तो एथलेटिक पदक जीतने वाले पहले एथलेटिक भी है, क्योंकि एथलेटिक के अंदर दोस्तों आप रेसिंग भी आती है, जंप भी आता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह वगैरह आते हैं। तो इन्हीं में ही भाला फेंक भी एथलेटिक्स वाले ही खिलाड़ी कहलाते हैं और ये भाला फेंक वाले ट्रैक एंड फील्ड वाले कहलाते हैं। 1990 में पेरिस में नॉर्मन प्रिचर्ड ने भारत देश की ओर से खेलते हुए 2 सिल्वर मेडल जीते थे, क्योंकि उस समय देश अंग्रेजों का गुलाम था दोस्तों। लेकिन जो नीरज चोपड़ा है वो स्वतंत्र देश के पहले एथलेटिक बने हैं जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में भारत का 7वां पदक था। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते हैं, जो अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है? तो वो है ताइवान। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी है दोस्तों। इससे पहले अमेरिका ने ताइवान को कभी भी हथियार नहीं बेचे। अमेरिकी विदेशी विभाग ने ताइवान को 750 अरब डॉलर के हथियार समझौते की मंजूरी दी। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय अमेरिकी सरकार की ताइवान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय में किया है जब चीन और ताइवान के बीच में तनातनी अपने पूरे सबाब पर है, पूरी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है उनके अंदर तनाव की स्थिति। तो इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है? तो वो है अमेरिका। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट,
अमेरिका ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का रिमाइंड कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है। अमेरिका ने 82 मिलियन डॉलर के साथ, जो 82 मिलियन डॉलर है दोस्तों, वो कितने रुपए बनते हैं? वो बनते हैं 6 अरब 9 करोड़ 20 लाख 87,500 रुपये के अंदर एंटी हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दी है भारत को देने के लिए। इस मिसाइल के साथ भारत को इस मिसाइल से जुड़े हुए कई दूसरे उपकरण भी दिए जाएंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं? तो वो है यूएई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, इन्होंने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं। यूएई ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को चीन देश के सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन लगाएगा। यह फैसला क्लिनिक ट्रायल और व्यापक मूल्यांकन के बाद लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार 900 बच्चों की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए परीक्षण की निगरानी की गई थी। अरब अमीरात में दुनिया की उत्तम टीकाकरण दोनों में से एक है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों, ये वंदना कटारिया वही खिलाड़ी हैं जब इनकी टीम टोक्यो ओलंपिक में अपना कांस्य पदक मैच हार गई थी, तो उस समय कुछ युवाओं ने इनके घर के बाहर हल्ला मचाया था, जाति सूचक शब्द वगैरह कहे थे। तो ये वही वंदना कटारिया हैं जो कि आप नहीं भूल सकते। तो ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। तो उत्तराखंड सरकार ने, जो वहाँ की उत्तराखंड की राज्य सरकार है, उन्होंने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके पश्चात इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसका कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही वंदना कटारिया पर उत्तराखंड सरकार की ओर से इनामों की बौछार हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने वंदना कटारिया को 25 लाख का इनाम दिया है। साथ ही उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और इसके साथ महिला सशक्तिकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा? तो वो कर्नाटक राज्य बनेगा। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने हैं कि कर्नाटक वर्तमान शैक्षणिक स्तर से नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने 2021 और 22 सेशन से नई शिक्षा नीति जो 2020 है वो लागू करने का आदेश जारी किया है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो कि 26.8% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। छात्र आधिकारिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से, ज़्यादातर यानी कि छात्र जो हैं ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से अधिकतम 40% क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी विश्वविद्यालय से 50% क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में संपन्न हुए? तो वो देश है जापान। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन जो है जापान देश के टोक्यो में हुए हैं और टोक्यो का स्टेडियम जो है उसका नाम है नेशनल स्टेडियम, जिसमें जो ओलंपिक खेल हैं वो किए गए थे।
ओलंपिक खेल 17 दिनों के बाद समाप्त हुए। समापन समारोह का विषय रहा था, यानी कि एक तरह से थीम बोल दीजिए इसको, कि टोक्यो ओलंपिक की थीम क्या थी या फिर समापन समारोह का विषय क्या था। तो ये थी दुनिया हम साझा करते हैं। यह पहला ऐसा ओलंपिक है जो कि अभी तक के जितने भी ओलंपिक हो चुके हैं वो सभी दर्शकों के सामने हुए हैं, दर्शकों ने उन्हें खूब इंजॉय किया। लेकिन टोक्यो ओलंपिक इसके लिए भी जाना जाएगा कि यह एकमात्र ऐसा ओलंपिक हुआ जो बिना दर्शकों की मौजूदगी के आयोजित किया गया। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते, जो कि अब तक का भारत का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है। इन पदकों के साथ वह टोक्यो ओलंपिक खेलों में 48वें स्थान पर रहा। भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। पदकों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने कि 39 स्वर्ण पदक इसमें शामिल है, इनके साथ शीर्ष पर रहा। चीन 88 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इन 88 पदकों में उसके 38 स्वर्ण पदक रहे हैं। रूसी ओलंपिक समिति 31 पदक, जिनमें 20 स्वर्ण पदक हैं। इन सभी पदकों के साथ रूसी ओलंपिक समिति तीसरे स्थान पर रही। 2024 ओलंपिक खेल जो हैं फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित किए जाएंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने जल के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो वो है पानी माह। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से हैं। पानी माह का उद्देश्य जो है जल ही जीवन है। इस मिशन को कार्य रूप में बढ़ाना है और स्वच्छ पानी के प्रति ग्रामीण समुदाय में जागरूकता फैलाना है। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना कब हुई? 31 अक्टूबर 2019 को, जो कि बीजेपी सरकार के अंडर हुई। नरेंद्र मोदी इस समय 2019 में भी प्रधानमंत्री थे। राजधानी लद्दाख की जो है लेह और कारगिल है। लद्दाख के जो उपराज्यपाल इस समय 2021 में राधा कृष्ण माथुर हैं। लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2021 में कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक कौन सा है? हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो वो राज्य है केरल। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार से हैं कि देश में हार्ट फेलियर बायो बैंक यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट हार्ट बायो बैंक का उद्घाटन कौन से राज्य में? केरल राज्य में हुआ। और श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है SCTIMST, में इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। बायो बैंक उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूनों के संग्रह का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसका उपयोग आणविक मार्गों को समझने और दिल की विफलता के निदान, यानी कि हमारा हार्ट किस प्रकार से फेल हो गया, वो रुक गया है, विफल हो गया है, वो चल नहीं पा रहा है, उसका निदान और उसके उपचार में सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है थाईलैंड देश। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि थाईलैंड ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यटकों के द्वारा उपयोग किए जा रहे थे, क्या उपयोग कर रहे थे पर्यटक? सन प्रोटेक्शन द्वीप राष्ट्र में धीमी गति से बढ़ने वाले मूंगों को
नुकसान पहुंचाया जा रहा था। थाईलैंड संरक्षण विभाग के अनुसार सन क्रीम में पाए जाने वाले 4 तत्व कोरल लार्वा को नष्ट कर रहे हैं, प्रवाल प्रजनन में यह बाधा डाल रहे थे और रीफ ब्लीचिंग का कारण बन रहे थे, जिसके कारण इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 10 अगस्त को। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शेरों के शिकार को रोकना है और उनको संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ानी है, यानी कि उनका संरक्षण बढ़ाना है, उनकी रक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व शेर दिवस के दिन लोगों को शेरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी घटती आबादी और संरक्षण के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा शेर भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड के अंदर जो एशिया महाद्वीप है, उस एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा शेर हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। एशियाई शेर भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है? तो वो देश है चाइना। जितने भी वायरस हो रहे हैं दोस्तों, चाइना से ही निकल रहे हैं। अभी जैसे कि आपके सामने जो चल रहा है कोविड वाली प्रॉब्लम, वो भी चाइना से ही आ रही है। हाल ही में चीन के उत्तर में स्थित हेबेई प्रांत के चेंगदे शहर में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है। यह व्यक्ति पूर्व में मवेशियों, भेड़ों और दूषित उत्पादों के संपर्क में आया था। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने बीजिंग रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र बीजिंग CDC के हवाले से बताया है कि मरीज में लक्षण दिखने के बाद उसे 4 दिन तक एम्बुलेंस से बीजिंग लाया गया, यानी कि 4 दिन पहले एम्बुलेंस से बीजिंग में लाया गया था और उसे क्वांटम में रखा गया। क्वांटम में रखने के साथ साथ उसका इलाज भी चलता रहा है। इसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट को ख़त्म कर दिया गया? तो वो स्थान है लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। इनर लाइन के बारे में बताऊंगा, पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद लद्दाख प्रशासन ने इनर लाइन परमिट वो व्यवस्था होती थी दोस्तों लद्दाख के अंदर कि अगर लद्दाख के लोग या फिर भारत से किसी भी स्थान से लद्दाख में पहुंच रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें घूमने के लिए या जो सैलानी के तौर पे, पर्यटक के तौर पे घूमने के लिए जाते थे, तो उन्हें एक परमिट लेना पड़ता था, जिसको दिखाकर वो लद्दाख के यानी कि ऐसे स्थान पे घूम सकते थे जहाँ के घूमने के लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब इस प्रकार की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, यही लाइन परमिट था, इसकी व्यवस्था को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। अब भारतीय और स्थानीय लोगों को लद्दाख के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है। वे बिना किसी रोक टोक के कहीं भी घूम और फिर सकते हैं। यहाँ सैलानियों के आने के लिए किसी भी सरकारी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो राज्य है गुजरात। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री जो कि अभी प्रेजेंट में विजय रूपाणी जी हैं, इनके राज्य के नगरों में नागरिक केंद्रित सेवाएं लोगों को आसानी से घर बैठे उपलब्ध हो सके, इसके लिए डिजिटल क्रांति के उपयोग से ई नगर मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किया गया है। ई नगर के माध्यम से संपत्ति कर,
जल निकासी की शिकायतें, शिकायत निवारण, भवन बनाने की अनुमति लेना, आग या इस प्रकार की कोई और आपदा है तो इस प्रकार की आपातकालीन सेवाओं सहित 52 सेवाओं के साथ 10 मॉड्यूल इस ऐप में लॉन्च किए गए हैं। इस मॉडल में वो सभी के सभी आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो इसके पश्चात अगला हमारा क्वेश्चन है कि सुधा मूर्ति ने 5 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए कौन सी किताब लिखी है? तो वो किताब है हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। सुधा मूर्ति ने 5 से 8 साल के बच्चों के लिए एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी। यह पेंगुइन रैंडम हाउस ई प्रिंट पफिन द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक बच्चों को पृथ्वी की सुंदरता के बारे में बताती है। यह पृथ्वी के बारे में असाधारण कहानियों पर एक शुरुआती मार्गदर्शक है। पुस्तक में चित्र प्रियंका पचपांडे द्वारा बनाए गए हैं। सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, वह इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी भी है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? यानी कि एक मंथ में सबसे बेस्ट वर्ल्ड लेवल पे जो अपना प्रदर्शन करता है उसे ये अवार्ड दिया जाता है। तो वो खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के शाकिब उल हसन। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब उल हसन को ICC द्वारा जुलाई महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। खेल के तीनों प्रारूप जिसके अंदर टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूप होते हैं, उसमें साकिब के योगदान से बांग्लादेश ने पिछले महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीती थी। साकिब ने ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श और वेस्टइंडीज़ के हेडन वॉल्स जूनियर को पछाड़कर प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अपने नाम किया, जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है? तो वो है राजीव गांधी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि महाराष्ट्र सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में राजीव गांधी पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। यह ऐसे समय में हो रहा है जब केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया है। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार एक तरफ तो राजीव गांधी के नाम को हटाकर हमारे जो महान प्लेयर रह चुके हैं मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पर पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र इसके साथ साथ यही कर रही है कि उन्होंने अभी राजीव गांधी के नाम पे पुरस्कार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर JK टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो है नारायण कार्तिकेयन, जो कि फॉर्मूला गाड़ी चलाने वाले हमारे देश के महान एक तरह से खिलाड़ी हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी एक तरह से। तो भारतीय टायर उद्योग यानी कि टायर उद्योगों के अंदर जैसे MRF है, TVS है, सीएट है, इसी प्रकार से JK भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है दोस्तों हमारे देश के अंदर। उनके नाम से जैसे JK है, JK के नाम से बहुत सारे शेयर मार्केट के अंदर आप इसके नाम से शेयर भी खरीद सकते हैं। भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर JK टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नारायण कार्तिकेयन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बता दें कि नारायण कार्तिकेयन भारत के पहले
फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। उद्योग में नवाचार और उत्कृष्टता अभियान को आगे बढ़ाने में कार्तिकेयन ब्रांड का चेहरा होंगे। नारायण कार्तिकेयन 2005 में भारत से फार्मूला 1 में प्रदान करने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर हैं, यानी कि उन्होंने भारत की तरफ से 2005 में इसमें पदार्पण किया था। सबसे पहले ये भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रति वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर के नौजवानों को सामाजिक, आर्थिक और सियासी मुद्दों पर उनके नज़रिए को सामने लाना है। यानी कि जो आज के युवा हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच सामाजिक स्तर पे किस प्रकार की है, इकोनॉमिक्स बेस पे कैसी है, और पॉलिटिकल से रिलेटेड किस प्रकार की वो सोच रखते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, वो सब के सामने लेकर आना है। इनमें उन्हें बराबर का हिस्सेदार बनाना है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन साल 2000 में किया गया था, यानी कि 2000 में ये प्रारंभ किया गया, तो आज तक यानी कि 2021 तक इसे 21 साल हो चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हुए भारत देश के अंदर नहीं, वर्ल्ड लेवल पर। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। तो ये आपका क्वेश्चन पहले ही बन जाता है कि हमारे इस प्रकार से कि क्वेश्चन आए कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आपके सामने है वो मनसुख मंडाविया। तो ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ इसको आगे लेकर चलते हैं कि मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत में क्षय रोग को टीबी बोलते हैं शॉर्ट में, तो क्षय रोग के कितने प्रतिशत मामले 14 से 45 आयु वर्ग के हैं? तो ये मामले हैं हमारे देश के अंदर 65%। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन का इस प्रकार से है कि भारत में जो क्षय रोग यानी कि टीबी जो रोग है 65% मामले 15 से लेकर 45 वर्ष के सभी आयु वर्ग के लोगों में प्राप्त है। उसमें लड़का लड़की वगैरह सभी शामिल होते हैं, पुरुष स्त्री सभी 15 से 45 वर्ष। यह जानकारी सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी। उन्होंने बताया कि टीबी के 58% मामले ग्रामीण इलाकों में हैं। कहने का मतलब कि जो 65% पूरे देश के अंदर टीबी के रोग जो जितने भी हैं उनमें से 58% केवल गांवों में रहने वाले हैं, शहरी आबादी उनसे अलग है। क्षय रोग भारत की सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है, यानी कि टीबी नामक जो बीमारी है हमारे भारत देश के लिए सबसे गंभीर चुनौती बनी हुई है। इसके बड़े पैमाने पर रोगियों और समुदायों पर विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और वित्तीय परिणाम होते हैं। भारत का लक्ष्य 2030 के वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले यानी कि 2030 को वैश्विक लक्ष्य रखा गया, लेकिन भारत ने क्या लक्ष्य रखा है कि 2025 तक भारत में टीबी के मामले को ख़त्म कर देना है, जड़ से उसे उखाड़ फेंकना है। इसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? तो वो देश था हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। इसके पश्चात इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार से हैं इस क्वेश्चन के कि ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश था। प्रदूषित देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान सबसे नज़दीक, तीसरे स्थान पर हम सभी भारतीय हैं, चौथे पायदान पर है मंगोलिया। इसके साथ ही चीन के जीजियांग प्रांत के होटन शहर को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। दुनिया भर के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 शहर सिर्फ बांग्लादेश के हैं। चीन, पाकिस्तान और भारत से ये 49 शहर शामिल हैं। तो इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त को किस देश की सबसे ऊंची इमारत पर, यानी कि 15 अगस्त 2021 के अंदर जो
कि इसी देश की एक ऊंची इमारत है उस पर तिरंगा जगमगाएगा, तो वो कौन सा देश है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। 15 अगस्त को अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर तिरंगा जगमगाया। यह वही प्रतिष्ठित इमारत है दोस्तों जिस पर आतंकियों के द्वारा 9/11 की घटना को अंजाम दिया गया था, यानी कि उन्होंने इस इमारत पर वायुयान के द्वारा ब्लास्ट किया था। तो भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इस इमारत पर भारतीय झंडा अपनी रोशनी बिखेरते हुए दिखाई दिया। अमेरिकन बाजार न्यूज़ आउटलेट ने समुदाय संगठन साउथ एशियन इंगेजमेंट फाउंडेशन का हवाला देते हुए एक बयान में कहा, क्या कहा है कि यह पहल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के आज़ादी के क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में कौन से स्थान पर है? यानी कि भारत के अंदर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वगैरह वगैरह जो भी है, उस बेस पे भारत वर्ल्ड के अंदर चौथे स्थान पे है। तो भारत में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में भारत का चौथा स्थान है। रैंक कितनी है? चौथे नंबर पे, फोर्थ। जबकि भारत सौर ऊर्जा में वर्ल्ड में 5वें स्थान पर है और स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है। देश में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता ने 100 गीगावाट का प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिया है। यानी कि भारत के अंदर जो अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया था वो 100 गीगावाट रखा गया था, तो वो 100 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हमने प्राप्त कर ली है, वो प्राप्त करते हैं हम। तो इसके पश्चात भारत और किस राज्य के शोधकर्ताओं के मुताबिक भारत की पुरानी बीमारी के बोझ ने कोविड लहर को बढ़ावा दिया है? तो वो कौन से देश, यानी कौन से देश का राज्य है? वो है कैलिफोर्निया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के कि भारत और कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं के मुताबिक भारत की पुरानी बीमारी, कौन सी बीमारी है वो आज नॉर्मल हो चुकी है, यानी कि उसी को पुरानी बीमारी बोल रहे हैं, तो है शुगर, जिसको मधुमेह बोला जाता है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी जैसी बीमारियों ने कोविड लहर को बढ़ावा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में समृद्ध जीवन शैली उन्हें मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों के प्रति संवेदनशील बनाती है।